हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने इस चैप्टर में हैलो एल्केन और हैलो एरीन में है ना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का डिस्कशन कर लिया था। SN1 SN2 की क्रिया विधि और उसके आधार पर अन्य जो रिएक्शंस होती है नाभिक स्नेही, उन सभी का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। तो उसके जस्ट बाद जो हैलो एल्केन है वो विलोपन अभिक्रियाएं ही प्रदर्शित करते हैं, यानी हैलो एल्केन विलोपन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पर विलोपन का मतलब क्या है, तो विलोपन का मतलब है किसी अणु या परमाणु का निकल जाना, चले जाना, है ना, उसी को कहते हैं विलोप हो जाना। विलोपन एलिमिनेशन होना, एलिमिनेट होना, बाहर निकल जाना, है ना। तो किसी भी अणु या परमाणु का किसी यौगिक से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। और विलोपन की प्रक्रिया जिन अभिक्रियाओं में होती है उन्हें हम कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं, यानी एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आपका जो हैलो एल्केन है इसमें आपको विलोपन अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है कि विलोपन अभिक्रियाएं हैलो एल्केन की दूसरी मुख्य प्रॉपर्टी है, ये है ना, दूसरा मेन रासायनिक गुण है। इसके आधार पर भी आपको समीकरणें मिलेंगी। तो देखिए क्या है, देखिए लिखा, जब किसी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या है, वही हैलो एल्केन, हैलो एल्केन का ही तो दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड। ठीक, तो जब किसी एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक कैसा होना चाहिए, तो एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH या NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक, के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से विलोपन, यानी हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से विलोपन होगा, ठीक, तथा हाइड्रोजन परमाणु का अल्फा कार्बन से विलोपन हो जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं को विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो कहता क्या है कि जब किसी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब वही हैलो एल्केन RX, है ना, तो जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक, एल्कोहलिक का मतलब एल्कोहलीय, एल्कोहल की मात्रा उसमें होगी उपस्थित, है ना, तो एल्कोहलिक NaOH या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो कह रहा कि इसमें जो हाइड्रोजन का विलोपन होगा वो कहां से होता है, बीटा कार्बन से, यानी हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, बीटा वाले कार्बन से, हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, तो अल्फा कार्बन से, ये बताया गया है ना। तो ये दोनों निकल जाएंगे तो बनेगा क्या, आपका एल्कीन बनता है, एल्कीन का निर्माण होता है ना। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के पूरी बात मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। चलिए देखिएगा, यहाँ पर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया इसको, और ये ले लिया KOH। कैसा है KOH, तो एल्कोहलिक है ना, ये है आपका एल्कोहलिक, एल्कोहलिक हो गया ये है ना। तो शर्त याद रखिएगा कि एल्कोहलिक KOH या NaOH आपको लेना है, ठीक। तो यहां से फिर होगा क्या, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये अल्फा कार्बन क्या होता है और बीटा कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन क्या होता है और डेल्टा कार्बन क्या होता है। तो इसी तरीके से पोजीशन चलती जाती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, इस तरीके से। तो अल्फा कार्बन वो होता है, ध्यान सुनिएगा कि अल्फा कार्बन वो होता है जहां पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो या कोई प्रतिस्थापक जुड़ा हुआ हो। प्रतिस्थापक का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब चारों हाइड्रोजन परमाणु होते, ये एक प्रकार से प्रतिस्थापक होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं इनको, है ना। या फिर कोई क्रियात्मक समूह लग जाए, जैसे OH है, CHO है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एमीन है, एल्कोहली समूह है OH, है ना। तो कोई क्रियात्मक समूह लग जाए या कोई प्रतिस्थापक जिस कार्बन से लगा होगा वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन। बीटा के पास वाला कार्बन कौन सा होगा, गामा कार्बन। जैसे यहाँ पर देखिए ये Cl कहाँ जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, यानी इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़े होंगे वो सब क्या होंगे, बीटा कार्बन। तो यहाँ पर इस कार्बन से केवल इस साइड में एक कार्बन है,
तो केवल एक कार्बन है तो यहाँ टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जब एक कार्बन होगा तो उसी कार्बन से हमें हाइड्रोजन निकालना है कि नहीं? क्योंकि इसने कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से विलोपन होता है ना? यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से विलोपन होता है, तो बीटा कार्बन आपका ये होगा, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बीटा कार्बन। तो यहां से आपका क्या निकलेगा? तो लिखा हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से विलोपन, यानी इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। कह रहा है बीटा से निकालना है, तो बीटा से कोई भी निकाल सकते हैं। बीटा पर देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं। उसके बाद कह रहा था तथा हाइड्रोजन परमाणु का अल्फा कार्बन से विलोपन। हाइड्रोजन परमाणु कहां से निकलेगा? तो अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन ये है, यहां पर हाइड्रोजन ये जुड़ा है कि नहीं? तो ये आपका Cl और ये आपका K, तो K और Cl मिलकर के KCl बाहर निकल जाएगा। OH और यहां से निकला H, OH और H मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा, यानी दो चीजें निकलेंगी। क्या क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा आपका KCl निकलेगा, दूसरा OH और यहां से H मिलकर के H2O निकलेगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड निकलेगा और वाटर निकलेगा। बनेगा क्या? तो बनेगी एल्कीन, है ना? चलिए बना देते हैं यहाँ पर। तो इसको हटाया तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका CH2। अब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये फ्री हो जाएगा। यहां से क्लोरीन निकल जाएगा तो इसका बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहां निकलेगा क्या? KCl और प्लस H2O। ये क्या है? आपकी एथिलीन है, इसको एक एल्कीन कहते हैं, है ना? एथिलीन, ये देखिए, तो ये बन गई आपकी एथिलीन। ये भी तो एक एल्कीन है कि नहीं? इसका नाम क्या है? एथिलीन। तो यहां से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कहां से जाएंगे? अल्फा कार्बन से। हाइड्रोजन कहां से निकालना है? बीटा कार्बन से, है ना? तो ये जर्नलाइज क्या हो गया कि आपका विलोपन अभिक्रियाओं का एक साधारण सा एग्जाम्पल है ना? इसके आधार पर क्या होता है? एक रिएक्शन का नाम है विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण, उसमें होगा क्या? वहां पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकलता है ना? तो बिल्कुल आसान है। इसी समीकरण को नाम दिया जाता है विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण, है ना? ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है इसको आप लिख सकते हैं विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण। वी का मतलब निकलना, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मतलब तो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे, इसलिए इसका नाम है विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण। ठीक, अब यहां ये बात तो क्लियर हो गई, है ना? अब एक दिक्कत और है कि जहां पर एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो वहां से हाइड्रोजन कहां से जाएगा, है ना? तो इसके लिए आपको एक छोटा सा नियम पढ़ना होता है जिसको कहते हैं सिरजैफ नियम, है ना? यानी हैलोएल्केन की क्रिया एल्कोहलिक KOH या NaOH से कराते हैं। अगर बीटा कार्बन की संख्या एक से ज्यादा है तो हाइड्रोजन आपको किस कार्बन से निकालना है ना? इस पर आधारित सिरजैफ का एक नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग हमें उसको बनाना होता है उत्पाद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस नियम का और उसके एग्जाम्पल का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देखते हैं सिरजैफ के नियम को। विलोपन अभिक्रियाओं से संबंधित सिरजैफ का नियम है। मान लिया एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि सिरजैफ नियम को उदाहरण सहित समझाइए, 1-2 नंबर में पूछ लिया जाए, तो सिरजैफ का नियम आपको लिखना पता होना चाहिए और उसका एक उदाहरण आपको याद रखना है। देखिए सिरजैफ ने क्या कहा है, इसमें बताया गया कि इस नियम के अनुसार विलोपन अभिक्रियाओं में एक से अधिक बीटा कार्बन होने पर, यानी अगर विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक बीटा कार्बन है, यानी एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, तब आप क्या करेंगे, है ना? बीटा कार्बन होने पर उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है। कह रहा कि उस बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन परमाणु निकालना है, यानी H निकालना है। कहां से? जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, यानी उस बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो? कम हो, वहां से आपको हाइड्रोजन निकालना है। उसके बाद अर्थात मुख्य उत्पाद अधिकतम प्रतिस्थापित
एल्कीन होती है। अर्थात कह रहा कि जो मुख्य उत्पाद है वो अधिकतम प्रतिस्थापित एल्कीन। अधिकतम प्रतिस्थापित एल्कीन का मतलब ये है कि वहां पर उस एल्कीन में जो डबल बॉन्ड आएगा वो ज्यादातर एल्किल समूह से लगा हुआ होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए, ऐसा है ना। चलिए तो देख लेते हैं, यहां पर एग्जांपल एक ले लेते हैं, फिर आपको बात क्लियर हो जाए। देखिएगा यहां पर ऐसे ये है आपका CH3 CH2 C ClH, यहां पर आपका लगा हुआ है CH3, और यहां पर ले लिया है वही आपका KOH। ये है कैसा है आपका, तो एल्कोहलिक, है ना। KOH कैसा है, तो एल्कोहलिक KOH है। अब यहां पर देखिएगा मैंने आपको बताया था कि अल्फा कार्बन क्या होगा, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, यानी एक्स, एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जिस पर जुड़े होंगे वो कार्बन अल्फा कार्बन, और उस कार्बन जितने कार्बन जुड़े होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बीटा कार्बन। तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन, यानी इसको क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन होगा, क्यों, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Cl देखिए लगा है, तो ये अल्फा हो गया। अब इस अल्फा कार्बन के आगे पीछे जो भी लगे होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे, वो सब क्या होंगे, बीटा कार्बन, है ना। और आपको उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। चलिए देखिएगा, तो यहां पर देखिए इधर ये वाला आपका क्या है, बीटा कार्बन, ये वाला कार्बन आपका क्या होगा, बीटा कार्बन। तो यहाँ बीटा कार्बन पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, 3 है, और यहाँ बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो नियम आप देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है, आपको हाइड्रोजन कहां से निकालना है, उस बीटा कार्बन से निकालना है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हमें कहां से निकालना पड़ेगा, हमें यहां से हाइड्रोजन निकाल देना होगा, यानी यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहां से आपका हाइड्रोजन तो जाएगा ही जाएगा, ये तो नियम ही है ना। तो हाइड्रोजन आपको यहां से निकालना है, बाकी आपका क्लोरीन तो यहां से जाएगा ही, है ना। यही है सेडजैफ का नियम। तो जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, है ना, तो एक उत्पाद बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहां से हाइड्रोजन निकल गया तब क्या होगा, तो एक उत्पाद और बन जाएगा, और दोनों में एल्कीन बनेगी। तो यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो एल्कीन ज्यादा स्थायी होगी, वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी, यानी यहां से हाइड्रोजन जाने के बाद जो एल्कीन बनेगी वो मुख्य उत्पाद होगी, यहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद जो एल्कीन बनेगी वो निम्न उत्पाद होगी, है ना, वो कम स्थायी होगी। ठीक, चलिए देखेगा कैसे, तो यहां पर हो जाएगा CH3 CH, 2 थे, एक हाइड्रोजन बचेगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल, यानी यहाँ Cl चला गया, इधर से एक हाइड्रोजन हट गया, तो यहां पर हो जाएगा फिर CH CH3। ये देखिए 2 ब्यूटीन बन गया है, ये क्या है आपका, तो 2 ब्यूटीन, ये क्या बना, 2 ब्यूटीन, ये मुख्य उत्पाद है, यानी ये अधिकतम स्थायी है और मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी, यानी ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। ये एल्कीन ज्यादा स्थायी है ना, क्योंकि ये हमारा सेडजैफ के नियम के अनुसार निकला है। दूसरा एक कंडीशन ये हो सकती है, अगर यहां से हाइड्रोजन चला जाए तो एक एल्कीन और बन सकती है। देखिए अगर यहां से जाएगा तो आपका ये बन जाएगा CH3 CH2, उसके बाद CH और डबल बॉन्ड CH2। देखिए एक एल्कीन आपकी ये बन जाएगी, ये क्या होगी, तो ये है आपकी 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, ये है निम्न उत्पाद, है ना, ये है आपका निम्न उत्पाद, है ना। ये निम्न उत्पाद, या कभी कभी इसको देखेंगे द्वितीयक उत्पाद, सेकेंडरी प्रोडक्ट, है ना। तो ये आपका प्राथमिक प्रोडक्ट या मुख्य उत्पाद होगा, और ये निम्न उत्पाद या द्वितीयक उत्पाद कहलाता है ना। तो एक एल्कीन ये बन सकती है, एक एल्कीन ये बन सकती है। इसमें से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये वाली एल्कीन है, 2 ब्यूटीन जो बना है ये आपकी मेन एल्कीन है ना। बाकी और इसमें रिएक्शन में आप अगर लिखना चाहें तो देखेंगे कि KCl तो निकलेगा, OH और H यहां से निकला तब भी H2, यानी KCl प्लस H2,
आप वो भी आगे लिख सकते हैं। यहाँ भी वही KCl प्लस H2O निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिरजैफ का नियम समझाना था, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने ले लिया है ना। तो ये हो गया आपके सिरजैफ के नियम का एग्जाम्पल, उनका नियम और यहाँ पर उदाहरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं धातुओं से क्रिया। अब हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, है ना, विभिन्न प्रकार की धातुओं से रिएक्शन करते हैं, और जब धातुओं से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एल्केन का निर्माण करते हैं अधिकांशतः, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा सोडियम धातु से क्रिया। अब देखिए हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ जब रिएक्शन करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, है ना। ईथर शुष्क क्यों होता है? ईथर शुष्क इसलिए क्योंकि अगर ईथर में नमी होगी तो सोडियम नमी से रिएक्शन कर लेगा, और आपको पता है कि सोडियम पानी में भी जलने लगता है, तो वाटर से रिएक्शन कर जाता है ना। इसलिए ईथर बिल्कुल शुष्क होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन जब सोडियम से रिएक्शन करता है तो इस अभिक्रिया का एक नाम है, इसको कहते हैं वुड्ज अभिक्रिया, है ना। मान लीजिए आपके एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन पूछ लिया जाए कि वुड्ज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो वुड्ज अभिक्रिया में क्या है, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन सोडियम से रिएक्शन करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और यहाँ पर एल्केन का निर्माण होता है। ये आपको लिख देना है उसमें। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा वुड्ज अभिक्रिया। तो आप नाम से भी लिख सकते हैं, यह सोडियम धातु के साथ रिएक्शन, याद रखिए। ठीक, चलिए ले लेते हैं यहाँ पर आपका एल्किल हैलाइड, ये RX, और सोडियम ले लिया, और यहाँ पर ले लिया XR। ये क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो यहाँ शुष्क ईथर है तो Na और X, अब देखिए X यहाँ दो, X यहाँ दो X है। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और X पर माइनस लगता है, तो माइनस वाले कितने हैं? एक यहाँ माइनस, एक यहाँ माइनस, दो माइनस, दो प्लस भी होने चाहिए। सोडियम पर कितना प्लस लगता है? एक, तो संख्या में सोडियम कितना होना चाहिए? दो, दो माइनस दो प्लस, भैया आवेश भी तो चार्ज भी तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों से हम X और X निकालेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया और XX निकाल दिया। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर R ये बन जाएगा, और 2NaX, ये क्या है? एल्केन बनेगा। तो ये है आपका एल्केन। अब इसके बेसिस पर जो एग्जांपल ले लेंगे उसके हिसाब से एल्केन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए C2H5 Br और 2Na, फिर BrC2H5, है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा ऊपर शुष्क ईथर, है ना। तो यहाँ से भी Br ऐसे आपका निकल जाएगा, यानी ये इतना टोटल आपका निकल जाएगा। 2NaBr बाहर, C4H10 ब्यूटेन बन जाएगा आपका, C4H10 और 2NaBr बाहर। ये क्या है आपका? तो ये है ब्यूटेन, यानी ये क्या बना? ब्यूटेन बना। एथिल ब्रोमाइड लिया, दोनों मोल किसके हैं? एथिल ब्रोमाइड के हैं, निकाल दिया NaBr मिलकर के, हो गया। यहाँ भी शुष्क ईथर लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद नंबर बी क्या है आपकी? मैग्नीशियम धातु से क्रिया, यानी मैग्नीशियम से क्रिया, है ना। अब मैग्नीशियम धातु से क्रिया, मैग्नीशियम धातु से जब किसी एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन की अभिक्रिया, है ना, मैग्नीशियम धातु के साथ होगी तो वहां पर बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। उसका नाम क्या है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल का मतलब एल्किल समूह, मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम, हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हो सकता है ना। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम के साथ भी जब रिएक्शन होगी तो वहां भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, ठीक। तो जब किसी एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। ये आपको लिख देना है। अब पूछ लेता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग क्या है? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है, एल्कोहल बनाने में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्रयोग होता है। दूसरा लिखना चाहें तो कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है ना, एस्टर है, एसिड है, ये सब बनाने में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग होता है। तो कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए यहाँ पर रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया RX एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन है, RX क्या लेना है? Mg। तो मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ पर आपको लिखना है शुष्क ईथर, ये लिखा, आप सीधे एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा RMgX, RMgX। ये क्या है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना,
एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, नाम बड़ा है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या इसको कहते हैं ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है ना, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है ना, ये बन जाएगा। या पूरा अगर और नाम लिखना होगा तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी आरएक्स की जगह पर कोई भी हेलो एल्केन ले लीजिए, उसके हिसाब से आपको ग्रेगनार्ड अभिकर्मक मिल जाएगा। C2H5Br ले लीजिए, है ना, MgC रिएक्शन से C2H5MgBr है ना, वो भी आपका ग्रेगनार्ड अभिकर्मक कहलाएगा। तो जो हेलो एल्केन यहाँ पर ले लेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद नंबर सी क्या है आपकी, सी है आपकी जिंक से क्रिया, जिंक से क्रिया। अब देखिएगा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जब जिंक धातु के साथ रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, क्योंकि धातुएं सब क्रियाशील होती हैं। अगर इनमें नमी होगी तो ये नमी के साथ रिएक्शन कर लेंगी तो प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाएगा, है ना। तो जब जिंक धातु हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के दो अणुओं से रिएक्शन करता है तो इस अभिक्रिया का भी एक नाम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है ना। मान लिया एग्जाम में आपसे टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाए कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी, है ना, तो इसमें हेलो एल्केन के दो अणुओं की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो इसमें ब्यूटेन या एल्केन का निर्माण होता है ना। एल्केन अब जो है आपका हेलो एल्केन लेंगे उसके हिसाब से एल्केन आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, याद रखिएगा। चलिए तो यहां पर ले लेते हैं एग्जाम। तो ZnX2 यहां से निकल जाएगा, ये आपका ZnX2 चला गया इधर बाहर, बनेगा क्या, एल्केन, यानी R एल्केन हो जाएगा, और ZnX2 आपका बाहर निकल जाएगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु हो गए, रिएक्शन करवा दिया शुष्क ईथर में, एल्केन बन जाएगा आपका। उसके बाद इसके तौर पर अगर इसे एग्जांपल लेना है C2H5 जैसे Br ले लिया है यहाँ पर, और प्लस में ये जिंक है, और फिर ले लिया Br, और यहाँ C2H5, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखिए C2H5Br है ना। ZnBr2 ऐसे निकाल देना है, C4H10 आपका ब्यूटेन बन जाएगा। तो यहाँ पर C4H10 ब्यूटेन बनेगा और ZnBr2 बाहर। यहाँ भी शुष्क ईथर लिख दीजिएगा, तो ब्यूटेन यानी एल्केन बन गया और ZnBr2 बाहर निकल गया। तो सोडियम की उपस्थिति में ये वाली जो रिएक्शन है ये वुड्स अभिक्रिया है, और जिंक के साथ जो रिएक्शन है ये आपकी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। इन दोनों रिएक्शंस को आप याद रखिएगा, माने टिप्पणी लिखने के पूछा जाए तो आप इसको एग्जाम में कर दीजिएगा, है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की जो डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देखेंगे अगली जो हमारी रिएक्शंस हैं वो है आपकी अपचयन अभिक्रियाएं यानी रिडक्शंस रिएक्शंस। इसमें क्या होगा, तो रिडक्शन आपको पता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, या फिर ऑक्सीजन का निकलना भी क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अपचयन अभिक्रियाएं हैं इसमें पहला क्या है कि धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन, यानी यहाँ पर जो धातुएं होती हैं विभिन्न प्रकार की धातुएं डी ब्लॉक के तत्व, है ना, अधिकांशतः जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, उनकी उपस्थिति में अपचयन की क्रियाएं होती हैं। तो इसमें लगभग आप देखेंगे सब में एल्केन का निर्माण लगभग होता है। जैसे पहला आपका लिखा कि धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो जैसे निकिल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इनकी उपस्थिति में 525 केल्विन पर जब इनका अपचयन करवाते तो इनमें एल्केन का निर्माण हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि आपका एल्किल हैलाइड है RX, ये है RX, और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना है तो H2 ले लेते हैं, H2, है ना। उपस्थिति किसकी, तो निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तीनों में से कोई भी धातु हो सकती है। जैसे यहां पर लिख दें निकिल है, प्लेटिनम है, ऑब्लिक पैलेडियम है ना। ये सब तीनों में से कोई भी एक धातु आप लिख सकते हैं। 525 केल्विन इसका टेम्परेचर होगा, है ना। इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अपचयन होगा तो H और X बाहर निकल जाएगा, एल्केन बन जाएगा, यानी बनेगा RH और HX, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर जो आप एल्केन ले लेंगे हेलो एल्केन, वैसा आपको यहाँ पर एल्केन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर C2H5 Br ले लिया और H2 है,
है ना, सारी कंडीशन सेम रहेगी। यहाँ पर ये चीजें सेम है, इन तीनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया, जैसे लिख लिया जाए, इसमें से मान लिया मैंने प्लेटिनम लिख दिया यहाँ पर, और टेम्परेचर आपका वही है 525 केल्विन। तो यहाँ से H, यहाँ से Br निकल जाएगा और एक H जुड़ जाएगा, तो C2H6 बन जाएगा और निकल जाएगा HBr। ये इथेन बन गया, है ना। तो इस प्रकार से आप इन तीनों में से किसी भी धातु की उपस्थिति में इसका अपचयन करवा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयन। तो सेकंड जो हमारी रिएक्शन हो जाती है वो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा अपचयन, हाइड्रोजन आयोडाइड है द्वारा अपचयन। देखिए लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI द्वारा अपचयन, तो यहां पर भी क्या होगा, वही एल्केन का निर्माण होता है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड, HI का मतलब क्या है, HI का मतलब है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो उसको लेकर के यहाँ रिएक्शन करवा देंगे, अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, आयोडीन बाहर निकल जाएगी। ले लेते एल्किल हाइड्राइड RX हो गया और HI है ये। ऊपर लिख लेते रेड पी, रेड पी का मतलब है लाल फास्फोरस, यानी रेड पी, है ना, हिंदी में लिख लीजिएगा लाल फास्फोरस। अपचयन करवा देंगे तो यहाँ पर क्या है कि आयोडीन और ये निकल जाएगा और ये यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा, यानी RX बनेगा और क्या बनेगा, HI, है ना। ये देखिए बन जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो RX की जगह पर ले लेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर आपने ले लिया कि C2H5, प्रोडक्ट आपको हमेशा सेम लेना। जैसे मैंने ले लिया एथिल आयोडाइड, HI से रिएक्शन करवा दिया यहाँ पर रेड पी की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो यहाँ भी क्या होगा, आई बाहर, H जुड़ जाएगा, तो C2H6 ये बन जाएगा और आयोडीन आपकी बाहर, यानी एथेन बनेगा, यानी यहाँ पर ये हो गया एल्केन। तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयन करवाने पर यहाँ भी आपका क्या है, एल्केन का निर्माण हो गया। तो एल्केन इसमें भी बना, इथेन, इथेन। अब यहाँ पर मैं C2H5Br मैंने ले लिया, आप कोई और CH3Cl है, C2H5Cl है, C2H5I है, C2H5Br है, जो एल्केन ले लेंगे आप हेलो एल्केन, वैसा एल्केन आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये इसकी अपचयन अभिक्रियाएं हो जाती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हेलो एल्केन के उपयोग के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। डिस्कशन कर लेते हैं हेलो एल्केन के उपयोग। देखिए हेलो एल्केन के उपयोग का डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी बात है कि हेलो एल्केन में रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपके एग्जाम में कभी आज तक नहीं पूछी गई, ना ही पूछी जाएंगी, है ना। या अगर कभी कभी जरूरत पड़ेगी भी तो मैं उनका डिस्कशन आपसे कर लूंगा, है ना। उससे पहले क्या है कि यहाँ पर क्या है, हेलो एल्केन के उपयोग। तो हेलो एल्केन के उपयोग देखिएगा कहाँ कहाँ पर। देखिए लिखा नंबर फर्स्ट, एल्केन के निर्माण में। एल्केन का निर्माण, हेलो एल्केन से एल्केन बहुत सारी रिएक्शन में बनाया। अभी धातुओं के साथ रिएक्शन देख रहे थे, सब में एल्केन बन रहा था, है कि नहीं। तो वहां पर या अपचयन करवाया तो अभी एल्केन बने हैं पीछे। तो एल्केन आप यहाँ पर धातुओं से रिएक्शन करवाते थे, अपचयन करवाते थे, तो हेलो एल्केन से एल्केन बनता था, तो एल्केन के निर्माण में। उसके बाद नंबर 2, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में। अभी मैंने आपको लिखाया है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ होती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, मैंने आपको बताया ही था, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 3 है ईथर के निर्माण में। तो ईथर के निर्माण में विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। उसमें क्या बना था, डाई एथिल ईथर बना था, तो वहां पर उस अभिक्रिया में ईथर भी बना हुआ था, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद एल्कीन के निर्माण में, तो अभी मैंने आपको सिरजैफ नियम बताया, है ना, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण, उसमें एल्कीन ही तो बनता है, अभी सिरजैफ के नियम से बताया, तो एल्कीन के निर्माण में हो गया। उसके बाद टेट्रा एथिल लेड बनाने में। टेट्रा एथिल लेड ये एक अपस्फोटनकारी पदार्थ है जिसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या है, एथिल ब्रोमाइड है ये आपका C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, सोडियम लेड की मिश्र धातु है ना, NaPb, ये दोनों मिली हुई धातुएं हैं, इसका मिश्रण है। तो NaPb सोडियम लेड के साथ करवाते हैं, 4 मोल लिया गया है, तो ये बन जाएगा टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, एथिल और लेड, तो टेट्रा एथिल लेड 4 NaBr और 3 Pb, यानी 3 लेड, है ना। तो ये निकल जाएगा NaBr और 3 Pb बन गया, इसको कहते हैं टेट्रा एथिल लेड, यानी TEL शॉर्टकट में, टेट्रा एथिल लेड। इसका प्रयोग वाहनों में क्या होता है कि ईंधन के रूप में किया जाता है
है ना। तो ये हो गए आपके हेलो एल्केन के रासायनिक गुण और इनके उपयोग, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।